हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 के काफ़ी पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए देख लिया था, जिसके अंदर हमने हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन को यूज़ करके पता लगाया था कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को मैसेंसल और सेथेल ने प्रूफ करा था। आज हम क्या देखेंगे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है, कि कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या काम होता है, उसको वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आपका रेप्लिकेशन होगा तो 4 तरीके के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है हेलिकेज, तीसरा है प्राइमेज और चौथा है डीएनए लाइगेज। अगली बात आती है कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब भी बॉन्ड्स की बात आएगी तो एनर्जी की बात भी आनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी सोर्स होना चाहिए। रेप्लिकेशन वाले प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस हो रहा है तो कौन होता है उसका एनर्जी सोर्स? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसका एनर्जी का सोर्स होता है। लेकिन इसका एक और काम है, मतलब ड्यूअल पर्पस होते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है और दूसरा आपको पता ही है क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनाने के। होता क्या है कि जो आपका पूरा बेसिक एम क्या है रेप्लिकेशन के थ्रू, बेसिकली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा के एक नए स्ट्रैंड को बनाना है। तो वही कौन हेल्प कराएगा आपको? एक तो ये सबस्ट्रेट भी प्रोवाइड कर रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा एनर्जी भी इसके लिए प्रोवाइड करा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके जितने भी एंजाइम्स है उसका फंक्शन देख लेते हैं, फिर उन फंक्शंस का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और फिर हम प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोसेस समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका सबसे मेन काम है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए होता था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करते थे, ठीक है, और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता था। जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा या न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कौन बनवाता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज बनवाता है, ठीक है। अगली बात आती है कि ये डीएनए पॉलीमरेज हर एक सेल को ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो डिवीज़न करेगा उतनी बार उसका क्या डिवाइड करेगा, डीएनए का कॉपी भी बनेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। अगली बात आती है कि जो एंजाइम है काफ़ी ज़्यादा हाईली इफ़िशिएंट होता है। मतलब कि 2000 बेस पेयर्स को, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराने, तो मेन काम होता है दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए, उनको 2000 बेस पेयर्स को ऐड कर देता है पर सेकेंड। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है ये। और दूसरी बात है हाईली एक्यूरेट भी होता है। मतलब मान लो कोई डिफेक्ट वगैरह भी आ गया तो इसके पास एक प्रूफ चेक का फॉर्मूला होता है जिससे ये कोई भी डिफेक्ट अराइज होने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इसके नाम से आ रहा है हेलिकेज। एज मतलब होता है ब्रेक करना, और किसको? हेलिक्स को ब्रेक करता है। हेलिक्स किसका? हेलिक्स को डीएनए का हेलिक्स। ये मान लो डीएनए है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिससे जुड़ा होता है। ये यहाँ से आएगा हेलिकेज और इस पूरे के पूरे को तोड़ दे जाएगा। आगे के अगर आप एंजाइम देखोगे तो प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? स्मॉल आरएनए के फ्रेगमेंट्स को लगाता है जिससे आपका प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, शुरू होता है। फिर आता है डीएनए लाइगेज। तो लाइगेज और प्राइमेज एक साथ जुड़े होते हैं, इसने स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाए थे। अब ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी। वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू, या उसको क्या बोल सकते हो आप? डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? जॉइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को। अभी जब हम प्रोसेस देखेंगे तो हर एक एंजाइम के फंक्शन को अच्छे से हम समझ जाएंगे। अगर हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को देखें तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस ये नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाएगा डीएनए के, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से शुरू होता है। उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई। अगली बात आती है कि एक एक एंजाइम को देखते हैं कहाँ कहाँ फंक्शन करता है प्रोसेस के अंदर।
तो सबसे पहले आता है आपका स्टेप 1 में हेलिकेज एंजाइम। ये क्या करता है, देखो यहाँ पे आके लग गया हेलिकेज एंजाइम। अब ये पूरे के पूरे हेलिक्स को ब्रेक करता हुआ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बीच में तोड़ता हुआ जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे सेपरेट कर देगा। और ये तो हमें ऑलरेडी पढ़ता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में हमने पढ़ा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं जब उसका रेप्लिकेशन होने वाला होता है। तो देखो सेपरेट करने के बाद 2 स्ट्रैंड मिल गए हैं, एक हमें मिला है 3' to 5' वाला और दूसरा मिला है हमें 5' to 3' वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेपरेशन की वजह से एक ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, अगर आप देखोगे वी टाइप का, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोल देंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क बोल देंगे। अब इनमें से एक स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, एक को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो पहली बात आती है कि जो स्ट्रैंड 5' to 3' वाले डायरेक्शन में होता है, देख रहे हो 5' to 3'। अब बात आती है कि आप नाम कहाँ से लोगे, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बना था ना इस वाले पॉइंट पे, तो आप इधर से ही नाम लोगे। तो इधर क्या है, 5' to 3' है, तो ऑब्वियस ही बात है जो 5' to 3' वाला उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्यों बोलते हैं, अभी हम जान लेते हैं कि बोलते हैं इनको। इसके बाद जो 3' से लेके 5' वाले डायरेक्शन में है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात जब हमने समझ ली तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि एक स्ट्रैंड पे क्या था, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका नाम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था उसी के ऊपर क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। तो देखो होता क्या है, हेलिकेज तो अपना काम कर रहा है, तोड़ते जा रहा है, उसने वी टाइप का शेप भी बना दिया अपना। अब दूसरा एंजाइम आपका आता है, कौन सा दूसरा एंजाइम आता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है। अब डीएनए पॉलीमरेज की हमने कुछ खासियत देखी थी ऑलरेडी कि वो एक्यूरेट होता है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उसकी एक और खासियत क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। वो डायरेक्शन कौन सी है, 5' to 3'। अब आप मेरे को बताओ कि अगर कोई स्ट्रैंड 5' to 3' में बनने वाला है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, 3' to 5' के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो कौन से डायरेक्शन में, 3' से लेके 5' वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी को देख के तो आपका नया स्ट्रैंड बनने वाला है, और नया स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। और उसी डायरेक्शन में आपका क्या वर्क करता है, डीएनए पॉलीमरेज भी वर्क करता है। इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को क्या बोल देते हैं, आपका कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसी स्ट्रैंड को देख के आपका आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। अगली बात है कि जैसे जैसे हेलिक्स तोड़ता जाएगा उस टाइम वैसे वैसे पॉलीमरेज एंजाइम अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करके नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता जाएगा। ये तो बात हमने देख ली आपकी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे क्या होता है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि एक तो आपका पॉलीमरेज लग जाता है और वो फटाफट फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, 5' to 3'। और 5' to 3' की तरफ वर्क कर रहा है तो कौन से स्ट्रैंड पे वर्क करेगा, 3' to 5', जो कि आपको क्या था, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। इस फिगर को क्लोजली मॉनिटर करें तो आप नहीं पाओगे कि रेप्लिकेशन फॉर्क जो इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है, और आपका आपका डीएनए पॉलीमरेज भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज जिस डायरेक्शन में वर्क करता है उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क भी फॉर्म हो रही है, या मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस अकर इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। मैंने कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की बात कर ली जो कि 3' to 5' वाले डायरेक्शन में था। यहाँ पे आपका पॉलीमरेज आके लग जाता था और फटाफट आपका सिंथेसिस कर रहा था क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में वर्क करने के लिए बना हुआ है। अब लेकिन ये दूसरा स्ट्रैंड जो कि 5' to 3' वाले डायरेक्शन में होता है, अब यहाँ तो पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि उसका तो एक ही डायरेक्शन में वर्क करने का काम है, 5' to 3' वाले पे। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड था उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अब होता क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एक ही तरफ वर्क कर रहा था, इसीलिए दूसरा एंजाइम आता है। हमने एक हेलिकेज एंजाइम देख लिया, डीएनए पॉलीमरेज देख लिया, अब आपका कौन सा एंजाइम आता है, प्राइमेज एंजाइम आता है। और प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, स्मॉल आरएनए प्राइमर्स को लगा देगा। तो देख रहे हो आप ये ग्रीन कलर में जो 3 लगाए हुए हैं, तीनों क्या हैं,
आपके आरएनए प्राइमर्स हैं। अब ये आरएनए प्राइमर्स क्या करते हैं, बेसिकली आपके डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर नए डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं। अब देखो होता क्या है कि ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे ना आपके डीएनए के स्ट्रैंड के साथ, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ली इन्होंने, लेकिन फिर भी अभी तक ये इंटैक्ट नहीं है। देखो ये एक फ्रेगमेंट यहाँ पे है, एक फ्रेगमेंट यहाँ पे, एक फ्रेगमेंट यहाँ पे है। तो जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ने के लिए आपके पास क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है। जो हमने चौथा एंजाइम पढ़ा था वो कौन सा था, डीएनए लाइगेज। वो बेसिकली क्या करता है, जो स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट सब बन गए हैं, क्योंकि पहले तो आरएनए था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के बाद क्या हो जाता है, वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है और वो क्या कहलाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स। उनका जोड़ने का काम क्या है, डीएनए लाइगेज का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो रेप्लिकेशन फॉग जो बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है जहाँ हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड पे कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉग में क्या बनता है, आपका लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। अगली बात आती है कि जो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज़ के अंदर होता है, सिंथेटिक फेज़ के अंदर होता है। जब आपने क्लास 11th में सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ ये बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि एस फेज़ क्या होता है। अब एक बात आती है, मान लो अगर सेल डिवीज़न नहीं होता लेकिन आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्या अबनॉर्मलिटी कॉज होगी, तो उस अबनॉर्मलिटी को बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी। तो आपका ये रेप्लिकेशन का फिनोमिना यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।